दोस्तों पाकिस्तान पिटेगा और मेडल बटेगा। जी हाँ दोस्तों, यह बेशरम कंट्री जितनी बार इंडिया के हाथों पिटती जाएगी यह उतनी बार ही अपने आप को अलग अलग प्रकार के मेडल्स, अलग अलग प्रकार के प्रमोशंस देते चले जाएंगे। दोस्तों इस बेशरम कंट्री की हालत इस समय उस छोटे बच्चे की तरह है जो सबसे ज़्यादा शैतान होता है, पर जब कोई बड़ा बच्चा उसके गाल पर 2-3 चांटे लगा देता है तो वह रो रो कर सब पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लेता है और वह तब तक चुप नहीं होता है जब तक कि उसके मुंह में एक लॉलीपॉप ना डाली जाए। तो दोस्तों सेम हालत इस समय पाकिस्तान की है। पाकिस्तान ने पहले पहलगाम अटैक कराया और जब इंडिया ने पाकिस्तान को पीटना शुरू किया तो उसने रो रो कर सबको उठा दिया और वह चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और लास्ट में अभी वहाँ के जनरल आसिफ मुनीर के मुंह में फील्ड मार्शल की लॉलीपॉप डाल दी गई है और जब से ये लॉलीपॉप डली है तब से वहाँ पर कुछ शांति का माहौल बना हुआ है। न्यूज़ हेडलाइंस तो आप लोगों ने देखी ली होगी कि पाकिस्तान प्रमोट्स आसिफ मुनीर टू द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल। दोस्तों मैं समझता हूँ ये सारी ही न्यूज़ हेडलाइंस गलत हैं। एक्चुअल में न्यूज़ ये है कि जनरल आसिफ मुनीर प्रमोट्स हिमसेल्फ टू द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल फील्ड मार्शल बना है क्योंकि ये एक फील्ड ही जनरल था, ये फील्ड मार्शल बन ही नहीं सकता है। अगर दोस्तों हम फील्ड मार्शल रैंक या इस ऑनर की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मिलिट्री टर्म्स के अंदर, मिलिट्री करियर के अंदर। यह दिया जाता है आपकी एक असाधारण सेवा जो कि आपने अपने नेशन के लिए करी है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस के लिए यह ऑनर, यह सम्मान आपको दिया जाता है। अगर दोस्तों हम अपनी इंडियन आर्मी की हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो अभी तक केवल हमारे ऐसे 2 ही जनरल हुए हैं जिनको कि फील्ड मार्शल का सम्मान, उसका रैंक उनको दिया गया है, जिसमें पहला नाम आता है जनरल सैम मानेकशॉ साहब का और दूसरा नाम आता है जनरल के.एम. करियप्पा साहब का। दोस्तों जनरल के.एम. करियप्पा साहब जनरल सैम मानेकशॉ से भी सीनियर थे, इवन वह हमारे आज़ाद भारत के पहले जनरल थे। उसके बावजूद भी उनको 1986 में यह सम्मान मिलता है। अगर सैम मानेकशॉ साहब की बात करें तो उनको 1973 में यह सम्मान दिया जाता है उनके रिटायरमेंट के बाद में। दोस्तों दोनों ही जनरल साहब को उनके रिटायरमेंट के बाद में यह सम्मान देखने को मिलता है। दोस्तों अगर हम सैम मानेकशॉ साहब की बात करें तो उनके ऊपर तो इवन अभी एक मूवी बनी है। अगर आप उनके पूरे मिलिट्री करियर, उनकी आप पूरी बायोग्राफी को अगर आप पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हर एक भारतीय को उनके ऊपर गर्व होगा, उनके ऊपर फख्र वह महसूस करेंगे। दोस्तों उनके 1934 में इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के बाद से लेकर 1973 में उनके रिटायरमेंट तक अगर आप उनके पूरे मिलिट्री करियर को अगर आप देखते हैं तो 1934 में आर्मी को ज्वाइन करते ही उन्होंने 1939 से स्टार्ट होने वाले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया। वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और उनके उस अच्छी सर्विस के लिए 1939 से 1944 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर उनके एक अच्छी देशभक्ति के लिए उनको मिलिट्री क्रॉस से भी उनको नवाजा जाता है। उसके बाद 1947 में इंडिया के आज़ाद होते ही उन्होंने पाकिस्तान के साथ में उन्होंने जो लड़ाई हमारी हुई उसके अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया। देन 1962 के अंदर, 1965 के अंदर और 1971 को तो सभी जानते हैं। तो दोस्तों उन्होंने पूरे मिलिट्री करियर के अंदर 5-5 इंटरनेशनल युद्धों के अंदर, वॉर के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उनके ब्रेवरी के किस्से तो दोस्तों इतने ज़्यादा हैं कि शायद अगर उनके ऊपर 10 किताबें भी लिखी जाएँ तो वो भी कम पड़ेंगी। इवन दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय का उनका एक किस्सा है कि उनके शरीर के अंदर 7 उनको गोलियां लगी थी और 7 गोलियां लगने के बाद भी जब डॉक्टर उनसे पूछता है कि आपको क्या हुआ था तो वह मजाक में बोलते हैं कि मुझे एक गधे ने लात मार दी थी। तो दोस्तों इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उस समय उनका यह सेंस ऑफ ह्यूमर था। इसके अलावा दोस्तों उनकी लीडरशिप क्वालिटी, उनकी डिसीजन मेकिंग को तो सभी जानते हैं। इवन वह जवानों में भी इतने फेमस थे कि सारे जवान उनको पसंद करते थे। 1971 को तो दोस्तों हम सभी जानते हैं। 1971 के अंदर उन्हीं की ही डिसीजन मेकिंग की वजह से, उनकी लीडरशिप क्वालिटी की वजह से इंडियन आर्मी ने इतनी बड़ी जीत दर्ज करी जो कि आज तक भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अगर दोस्तों आज भी अगर आप गूगल करते हैं तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि 93,000 सोल्जर्स का, पाकिस्तानी सोल्जर्स का सरेंडर आज तक का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अगर आप गूगल करते हैं तो आज भी आपको ऐसी फोटोज़ देखने को मिल जाएंगी जिसमें कि पाकिस्तानी सैनिक इंडियन आर्मी के सामने घुटने टेक रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। दोस्तों इतनी बड़ी जीत दर्ज हो जाने के बाद भी उन्होंने इस चीज़ का क्रेडिट बिल्कुल नहीं लिया। जब सरकार ने उनको बोला कि आप ईस्टर्न कमांड में जाइए, कलकत्ता जाइए और वहाँ पर जो सरेंडर का प्रोसेस चल रहा है उसको आप कंप्लीट कराइए, तो उन्होंने वहाँ जाने से भी उन्होंने मना कर दिया। और उनका कहना था कि यह लड़ाई मोस्टली ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर लड़ी गई है और इसका क्रेडिट जनरल ऑफिसर कमांडिंग आर्मी कमांडर ईस्टर्न कमांड को ही मिलना चाहिए। और उस समय यह पूरा प्रोसेस हमारे आर्मी कमांडर जनरल अरोड़ा साहब ने ही वहाँ पर कंप्लीट कराया। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी, इतनी बड़ी जीत हासिल करने के बाद भी उन्होंने इस चीज़ का क्रेडिट नहीं लिया। तो दोस्तों उनका पूरा मिलिट्री करियर भी अगर आप देखते हैं और उसके बाद भी अगर आप देखते हैं उनकी पर्सनल लाइफ को भी आप देखते हैं तो आपको निश्चित रूप से उनके ऊपर फ़ख्र महसूस होगा। उनके रिटायरमेंट के बाद भी दोस्तों उनको काफ़ी सारे अलाउंसेस, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ उनको नहीं मिली जो कि एक फील्ड मार्शल को मिलती हैं। दोस्तों जैसा हम सभी जानते हैं फील्ड मार्शल का जो रैंक है, सम्मान है, यह आपको मरने तक मिलता है। इसकी जितनी भी आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, सारी फैसिलिटीज़, सारे बेनिफिट आपको मरणोपरांत तक दिए जाते हैं, पर उनको ऐसा कुछ नहीं दिया गया। इवन लास्ट में 2007 के अंदर उस समय के हमारे प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम साहब उनके घर जाते हैं, वेलिंगटन जाते हैं। वह वहाँ जाकर उनको कुछ करोड़ रुपए का चेक उनको
देते हैं, जो कि उनका बकाया था 1973 से लेकर 2007 तक का। इस पूरे पीरियड के अंदर आपको कहीं नहीं मिलेगा कि उन्होंने कोई कंप्लेन भी दर्ज कराई कि मुझे ये सारे सम्मान या मेरे को सारे बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं। तो दोस्तों ऐसी उनकी लाइफ थी और लास्ट में 2008 में तो उनकी डेथ ही हो जाती है। इवन 2008 के अंदर जब उनकी डेथ होती है तब भी उनको सरकार द्वारा इतने जो उनको सम्मान मिलना चाहिए था वह उनको सम्मान नहीं दिया जाता है। उसके बावजूद भी दोस्तों आप उनकी पूरी लाइफ के ऊपर अगर आप नज़र डालते हैं, उनके पूरे मिलिट्री करियर पर उनके ऊपर आप नज़र डालते हैं, तो आपको निश्चित रूप से आपको फ़ख्र महसूस होगा और हमें ऐसा लगेगा कि शायद ये जो फील्ड मार्शल का भी जो उनको सम्मान मिला, यह भी उनके करियर के हिसाब से, उनकी जो देशभक्ति की भावना थी उसके हिसाब से काफ़ी कम था। और दोस्तों आप ये दोनों ही जनरलों के, हमारे जो के.एम. करियप्पा साहब, सैम मानेकशॉ के, अगर आप फील्ड मार्शल रैंक को अगर आप देखते हैं तो आज के समय में भी और जब उनको यह सम्मान दिया गया उस समय पर भी शायद ऐसा कोई भी भारतीय नहीं होगा जिसने इस चीज़ का विरोध किया होगा, जिसको इस चीज़ से बुरा लगा होगा। पूरे भारत ने उनको सपोर्ट किया और पूरे भारतीयों को इस बात से प्रशंसा महसूस हुई कि उन लोगों को यह सम्मान उनको दिया जा रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम अपनी पड़ोसी बेशरम कंट्री की अगर हम बात करें तो अभी तो केवल इंडिया ने 3 से 4 दिन केवल उन लोगों के साथ में दिवाली ही खेला था, अपने कुछ ड्रोन भेजकर। इतने में तो उन्होंने अपने जनरल को, या जनरल ने खुद को फील्ड मार्शल घोषित करा लिया और इन 3-4 दिनों की लड़ाई के अंदर भी उस बेचारे ने अपनी बंकर में घुस करके जान बचाई थी। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक। जी हाँ दोस्तों, उसको पहले से ही इस चीज़ का पता था। जैसे ही उसने पहलगाम अटैक कराया उसको पता था कि इंडियन आर्मी अब की बार पक्का हमारे ऊपर अटैक करेगी और मुझे छोड़ने वाली नहीं है। तो उसने पहले ही अपनी फैमिली को तो अमेरिका में भेज दिया था। अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने अपनी फैमिली को पहले ही अमेरिका में भेज दिया था और खुद वह लड़ाई शुरू होते ही बंकर के अंदर घुस गया था और वह 3-4 दिनों तक वह बंकर से बाहर नहीं निकला। अगर दोस्तों आप ऑपरेशन सिंदूर की अगर आप बात करें तो उस ड्यूरेशन के अंदर आपको हमारे जनरल, हमारे जवान, हमारे आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयर चीफ आपको सभी मिल जाएंगे। उस समय एक्टिव हालत में मिल जाएंगे, वह अपनी आर्मी को सपोर्ट कर रहे थे। वहीं आप पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखते हैं तो उस पूरे 3-4 दिन के आपको ड्यूरेशन के अंदर आपको आसिफ मुनीर कहीं पर भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वह खुद बंकर में घुस करके अपनी जान बचा रहा था। और 4 दिन के बाद में जैसे ही वो बाहर निकलता है तो वहाँ की सरकार के ऊपर भी इस बात का प्रेशर है। वहाँ की जनता सरकार को सपोर्ट नहीं कर रही थी तो उनको मजबूरी में अपनी जीत उन लोगों को घोषित करनी पड़ रही है, क्योंकि बलूचिस्तान तो वैसे भी उन लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहा है। बलूच वाले वैसे ही वहाँ पर हंगामा कर रहे हैं, कल भी उनकी एक बस उड़ा दी है। तो उनको मजबूरी में यह अपनी जीत उन लोगों को घोषित करनी पड़ रही है। इसी चीज़ का फ़ायदा आसिफ मुनीर ने भी उठा लिया कि अगर भाई हम लोग जीत गए हैं तो फिर मेरे को आप फील्ड मार्शल बना दो। अब मजबूरी में सरकार को भी इस बात को सपोर्ट करना पड़ा है और सरकार तो हम सभी जानते हैं कि शहबाज शरीफ की सरकार वहाँ पर नाम मात्र की है। पूरा वहाँ पर मिलिट्री का ही रूल है, आर्मी का ही वहाँ पर रूल है। अगर दोस्तों उसने अपने आप को फील्ड मार्शल भी बनाया है तो इसके पीछे भी उसकी क्या सोचा है, सब हम सभी जानते हैं कि फील्ड मार्शल का जो रैंक होता है ये मरणोपरांत तक रहता है। वह चाहता है कि मैं लास्ट टाइम तक यहाँ पर पावर में रहूँ और जैसा कि पाकिस्तान का आज तक का इतिहास तख्ता पलटता रहा है, तो आने वाले समय में हमें बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए कि अगर शहबाज शरीफ हमारे को जेल के अंदर ना मिले। दोस्तों निश्चित रूप से शहबाज शरीफ भी जेल के अंदर ही जाएगा और आने वाले समय में अगर आसिफ मुनीर जिंदा रहता है, वह इंडियन आर्मी से बच जाता है, तो वही आपको आने वाले समय में वहाँ का पीएम, वहाँ का जनरल, सब कुछ ऑलराउंडर आपको वही देखने को मिलेगा। दोस्तों ये तो इंडिया ने केवल अपना 3 से 4 दिन का केवल एक ट्रेलर दिखाया इन लोगों को। अगर गलती से इजराइल जैसी कंट्री अगर पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर देती, जो कि पिछले 2 साल से वहाँ पर वह क्या कर रही है हम सभी जानते हैं, अगर वह गलती से पाकिस्तान के ऊपर भी केवल 2 महीने के लिए भी, अगर वह 2 साल छोड़ दीजिए, अगर 2 महीने के लिए अगर वह वहाँ पर अटैक कर दे, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर इतने जवान नहीं मिलेंगे जितने वहाँ पर फील्ड मार्शल मिल जाएंगे। या तो वहाँ पर 2 ही काम होंगे, या तो वहाँ पर हर एक जवान को वहाँ पर फील्ड मार्शल की उपाधि बांटनी पड़ेगी, नहीं तो ये जनरल आसिफ मुनीर ही अपने आप को हर चौथे दिन में अपने आप को फील्ड मार्शल घोषित करता रहेगा। और जैसा कि आपने थंबनेल में भी फोटो देखा होगा, ये ऊपर से लेकर नीचे तक फील्ड मार्शल के मेडलों में ही लद जाएगा। अब दोस्तों आसिफ मुनीर की सबसे बड़ी चिंता ये बनी हुई है कि इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर को केवल पोस्टपोन किया है, इसका दी एंड नहीं किया है। अब ये कहा नहीं आ सकता कि कब इंडियन आर्मी अपनी दोबारा से दिवाली स्टार्ट कर दे और आसिफ मुनीर को दोबारा से बंकर में घुसना पड़ जाए। दोस्तों आपकी इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर न्यू आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट यूजफुल वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।